दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सरकार को, दिल्ली की गवर्नमेंट, पंजाब, हरियाणा, इन गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दिया है कि आप माइग्रेंट वर्कर के खाने की व्यवस्था करिए। उनको यदि घर जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करिए। इसके अलावा रेलवे को भी उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप भी कुछ विशेष प्रावधान करो, उनकी ज़रूरत को समझो कि आखिर उनकी ज़रूरत क्या है। बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद ये ऑर्डर आया है, जबकि लॉकडाउन तो कब से लगा हुआ है। और ये ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ना, वो किसके एप्लीकेशन पर दिया है? उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चला था, जिनका नाम है प्रशांत भूषण। इन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया था, ठीक है। वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का अर्जेंट एक्शन हो, अर्जेंट इंटरवेंशन हो, ताकि जो गरीब और माइग्रेंट वर्कर है ना, उनके लिए फूड अवेलेबल हो, ड्राई राशन मिले, कैश ट्रांसफ़र किया जाए और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाए, ताकि वो लोग अपने घर जा सकें। लेकिन जो किराया वसूल किया जाए ना, वो नॉर्मल रेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप व्यवस्था कर रहे हो तो उनसे हाई फाई रेट लगाओ। तो इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार की तरफ भी ध्यान खींचा। उनसे भी कहा है कि आप अपने राज्य में गरीब और माइग्रेंट लेबर के लिए जो कदम उठा रहे हो, उनकी जानकारी आप हमें दीजिए। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत जो राशन दिया जा रहा है, उसको भी आप इंश्योर करिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके अलावा देखिए, अब जब आप फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो अब ये मत देखो कि उसके पास आधार कार्ड है कि नहीं है, उसकी आइडेंटिटी मत पूछिए। उसने जो बता दिया, जो वो जहाँ का है मतलब वहाँ का है। इससे क्या होता है ना, कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। तो हमें एक्सक्लूड नहीं करना है, हमें लोगों को इंक्लूड करना है। कोई भी व्यक्ति इससे बाहर नहीं होना चाहिए, और कम से भी कम 2 टाइम का खाना तो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए आप कम्युनिटी किचन की स्थापना करिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आज हम कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जानते हैं, उसकी निष्पक्षता से रिलेटेड कुछ बातें हम जान लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव ना बना सके, ठीक है। सारे डिसीजन वो इंडिपेंडेंस तरीके से ले। अब सबसे पहली बात हम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज नियुक्त किए जाते हैं ना, उनकी नियुक्ति से रिलेटेड। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, मतलब कि कैबिनेट की सहायता से, और उस सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं उनकी सहायता से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहेंगे और हाई कोर्ट के जज भी रहेंगे, आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक है। इनके परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति जज की नियुक्ति करता है। इससे यही तो सिद्ध हो जाता है कि ये जो व्यवस्था है वो इंडिपेंडेंस को श्योर करती है। दूसरी बात ये है कार्यकाल की सुरक्षा, मतलब कितने पीरियड तक इनका कार्यकाल रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जजों का, मुख्य जज का। देखिए, इनका पीरियड निश्चित रहता है। इनको केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। बहुत संविधान में जो जो उल्लेख किए गए हैं ना, केवल उन्हीं के माध्यम से। यद्यपि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनका जो कार्यकाल है उनकी दया पर निर्भर नहीं है। इससे भी ये पता चलता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। तीसरी बात ये है, इनका जो सैलरी है, वेतन भत्ता है, वो संचित निधि से व्यय किया जाता है, ठीक है। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि न्यायाधीश के आचरण पर आप बहस नहीं कर सकते हो, चाहे वो संसद हो चाहे वो विधानसभा हो,
दूसरी बात ये है, यदि कोई जज रिटायर हो जाता है तो वो फिर से वकालत का काम नहीं करेगा। इसके अलावा एक है अवमानना का, जो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं, जिसको हम अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ा था और इस पर एक अच्छा डिटेल में वीडियो भी बनाए थे। तो यदि कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो ऐसे लोगों को सज़ा दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा अपना स्टाफ ये स्वयं नियुक्त करते हैं, चाहे कोई ऑफिसर हो चाहे कोई कर्मचारी हो, ये खुद से ही अपने स्टाफ को नियुक्त करते हैं। इसके अलावा देखिए, इनकी जो पावर है ना, इसको कम नहीं कर सकते हैं आप, केवल इसमें वृद्धि ही कर सकते हैं संसद के माध्यम से, आप उसको घटा नहीं सकते हैं। इसके अलावा ये है कि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट की पावर नहीं हो सकती, ये पावर केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। इसके बाद सेकंड न्यूज़ हम देखने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट से ही रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेक्शन 167 का आप यूज कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं? ताकि ऐसे लोग जिनकी जांच 24 घंटे के अंदर अंदर में पूरी नहीं हुई है, उनको आप हाउस अरेस्ट करके रख सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जिस प्रकार से जेल में जो भीड़ भाड़ अभी बढ़ रही है ना, राज्य सरकार के ऊपर जो जेल को चलाने का जो खर्च आ रहा है, इन सारी बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें हमें सामने आने वाली हैं, एक है नवलखा का केस है और दूसरा है भीमा कोरेगांव वाला केस। तो इसको हम देख लेते हैं, काफ़ी चर्चा में रहा है ये। तो सबसे शुरुआत हम करेंगे पहली नवलखा केस के साथ में। देखिए, 31 दिसंबर 2017 को ऐसा कहा जाता है कि पुणे में यलगार परिषद है, यहाँ एक सभा होती है। इसके दौरान नवलखा ने भड़काऊ भाषण दिया। इसके चलते चलते अगले दिन, मतलब 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर जातिगत हिंसा भड़क गई थी। पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो सभा हुई थी यलगार परिषद की, इसको माओवादियों का समर्थन है, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन है, ऐसा पुलिस का कहना है। इसमें केवल ये अकेले ही नहीं शामिल थे, इसके अलावा भी कुछ लोग शामिल थे, जैसे कि एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी, सुधा भारद्वाज, वरवर राव, हैनी बाबू। इसके अलावा कई वकील और कलाकार इस केस का हिस्सा हैं। अब हम बात करते हैं भीमा कोरेगांव हिंसा वाला जो केस है, क्या था। देखिए, हर साल में ना 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और अपने जो परिजन है, जो उस टाइम में शहीद हुए थे दलित लोग, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है। ऐसे लोग 1818 में पेशवा की सेना के खिलाफ लड़े थे, मतलब अंग्रेज़ों के साथ दिए थे इन्होंने। और रीज़न ये था कि ये बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे ब्राह्मण लोग ना दलितों के साथ में। इसी के चलते ये लोग परेशान हो गए और इन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया और फिर ब्रिटिश की तरफ से ये लड़े पेशवा के साथ में, और इसमें जीत भी ब्रिटिश सरकार की हुई थी। अब 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में पेशवा बाजीराव पर ब्रिटिश सैनिकों की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। इसी टाइम में हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक शख्स की जान गई थी। उस दौरान कई वाहन जलाकर राख कर दिए गए थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। आज की न्यूज़ में क्या कहा गया है? आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि देखिए, एज के हिसाब से और अपराधी व्यक्ति का हेल्थ स्थिति कैसी है, ठीक है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, और उसने जो क्राइम किया है वो किस टाइप का क्राइम है, और भी कई तरह के मानक हैं जिसके आधार पर नज़रबंदी का सिलसिला आप चालू कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब यदि हम बात करें नज़रबंदी की ना, धारा CRPC 167 के अनुसार है ना, इसमें नज़रबंदी का उल्लेख किया गया।
इसमें ये बताया गया है कि यदि 24 घंटे में जांच पूरी नहीं होती है तो अदालत हिरासत का आदेश दे सकती है। अब नवलखा ने क्या करा था, देखिए 90 दिन के भीतर एनआईए को चार्जशीट दायर करना था, वो इसमें फेल हो गई। तो फिर नवलखा ने क्या किया कि हमें जमानत मिलना चाहिए, ऐसी उन्होंने अर्जी लगाई थी हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। नवलखा का कहना था कि उनको 34 दिन तो हाउस अरेस्ट में रखा गया था और बाकी दिन जेल में रखा गया था। इस प्रकार से टोटल 90 दिन हो गए थे और जब चार्जशीट दायर नहीं हुई तो इन्होंने हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, इन्होंने विजिट किया है जहाँ पर हिंसा भड़की थी, जहाँ पर हिंसाएं हुई थी उस एरिया का, ठीक है। लेकिन तृणमूल का कहना है कि ये जो है वॉयलेशन है, ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग नॉर्म्स का, ऐसा तृणमूल पार्टी का कहना है। अब लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन एक ही उठकर खड़ा होता है कि राज्यपाल की किसी भी स्टेट में क्या भूमिका होती है, उसको किस प्रकार के काम सौंपे गए हैं संविधान के द्वारा। क्या ये जो कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं ये इंटरवेंशन तो नहीं है स्टेट की गवर्नमेंट, जो कि चुनी हुई गवर्नमेंट है, उसके कामकाज के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर उठता है। देखिए काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो कामकाज होता है उसको आम जनता लाइव देख सके, तो इसके लिए एक ऐप को लॉन्च कर दिया गया है जो कि प्रोसीडिंग को आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अभी बने हैं ना नए चीफ जस्टिस NV रमन्ना, इनकी ये दिली इच्छा भी थी, वे चाहते भी थे कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। अब एक चीज़ तो अच्छी हो गई है, दूसरी बात अच्छी ये हो जाती कि काश ये सारी चीज़ें ना लोग हिंदी में देख पाते, हिंदी में समझ पाते तो ज़्यादा अच्छा था। हर कोई तो इंग्लिश नहीं समझ पाता है ना, यहाँ पर दिक्कत यही हो जाती है। इसके लिए भी कुछ सरकार को या फिर सुप्रीम कोर्ट को सोच विचार करना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम इनको सामने आई थी, देखिए ये जो प्रेस है ना, चाहे पत्रकार लोग हों, ये लोग डिपेंडेंट रहते थे लॉयर के ऊपर कि वो वीडियो लिंक को भेजें, तब जाके वो वर्चुअल हियरिंग के बारे में अपने वीडियो को शेयर कर पाते थे। ये प्रॉब्लम जाती थी, तो इस प्रॉब्लम से अब वो लोग फ्री हो जाएंगे। अब जैसे कि हमने कुछ दिन पहले ये जाना था, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है अभिलेख का न्यायालय, जैसे रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट कहा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिए हैं वो उनको एक रिकॉर्ड बना कर रखता है कि भाई देखो अभी पिछली बार हमने ये सुनवाई में ये निर्णय लिए थे, तो आगे यदि किसी टाइप के फ्यूचर में ऐसा केस आता है तो उस दौरान भी ये जो बात है वो सत्य रहेगी, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से इन्होंने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, इंडिकेटिव नोट्स जिसका नाम है। इसमें आप समरी मिल जाएगी आपको, जो जो निर्णय जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, और जो फॉर्मेट है इजी अंडरस्टैंडिंग वाला फॉर्मेट इसमें यूज़ किया गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और आगे इनका कहना है, लेकिन कोई कुछ भी कहे, इनका ये जो डिसीजन है ना बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी लंबे समय तक याद रहने वाला है। आगे बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि मैं पत्रकारों की प्रॉब्लम को नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट का काम करता था पहले। तो हमारी तो कंडीशन ऐसी थी कि हमारे पास ना तो कार थी और ना तो बाइक थी, हम तो खाली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का सहारा लेते थे। इसीलिए आज के पेंडेमिक के टाइम में मैं पत्रकारों को भी सुरक्षित देखना चाहता हूँ, इसीलिए ये डिसीजन हमारे द्वारा जो लिया गया है वो डिसीजन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं असम से। देखिए वैसे भी तो हम वन्य प्राणियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं ऑलरेडी से, उनका जो आवास है, रिहायशी इलाका है, वो कम होते जा रहा है।
और भी कई सारे रीजन हैं जिनके कारण उनका अवैध रूप से शिकार किया जाता है। तो आकाशीय बिजली गिरने के कारण 18 हाथियों की डेथ हो गई है असम में, ऐसी एक न्यूज़ आई है। तो यदि हमें वन्य प्राणियों की जो घटती संख्या है उसके ऊपर कारण लिखने को आता है तो हम एक रीज़न ये भी लिख सकते हैं जो कि नेचुरल है। अब इसको तो कोई कर नहीं रहा है, आकाशीय बिजली गिरने के कारण भी वन्य जीव प्राणियों की किलिंग होती है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के द्वारा। कुछ भी कहो, इनके डिसीजन ना अच्छे ही होते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ों को फील किया है, इसलिए ये डिसीजन सही लेते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑनलाइन प्रोसीडिंग है आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, तो आपको कानून की जानकारी होगी, आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा आसानी के साथ में। दूसरा निर्णय ये लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना का कहना है कि देखिए, कोई व्यक्ति जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है लेकिन यदि उसकी एज 40 साल से कम उम्र की है तो उसको जो भी कंपनसेशन मिलना चाहिए था उस कंपनसेशन में आपको 40% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। देखिए, ये डिसीजन ऐसे टाइम में आया है जबकि एक पिटीशन को फाइल किया गया था, ठीक है, एक महिला के द्वारा, ठीक है। तो सॉरी, ये जो पिटीशन है एक बच्चे के द्वारा दायर की गई थी, ठीक है। अब ये जो महिला थी 37 साल की एज की थी, इनकी डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट में फगवाड़ा पंजाब में, ठीक है। इसी के चलते ये डिसीजन लिया गया है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ आई है NHRC से रिलेटेड, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से। अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू हम न्यूज़ देख रहे थे ना, गंगा नदी पर जो बॉडीज़ कोविड-19 के पेशेंट की तैर रही थी, इसके अलावा जो उसके किनारे वाले हिस्से हैं यहाँ पर भी कई सारी बॉडियाँ पाई गई थी। तो इसको लेकर के NHRC ने 2 स्टेट की गवर्नमेंट को, किसको, ठीक है, सेंटर को भी कहा है, केंद्र सरकार को भी, और उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट को एक नोटिस जारी किया है, कंप्लेंट किया है, ठीक है, गंगा नदी में जो शवों को बहाया जा रहा है उसको लेकर के। इसके बाद फॉरेन वाले यदि पेज से हम देखें ना तो मालदीव की खबर हम देखेंगे। यहाँ पर मोहम्मद नसीद से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। मोहम्मद नसीद के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये मालदीव के एक पॉलिटिशियन हैं और वर्तमान में वहाँ के स्पीकर हैं। उनकी पार्टी का नाम है पीपुल्स मजलिस, इसके ये स्पीकर रहे। कब से? 2019 से। और इसके पहले ये 2008 से लेके 2012 तक चौथे नंबर के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है, 2008 से लेकर 2012 से। अब यदि हम बात करें, ये पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे थे मालदीव के, ठीक है, और ये फाउंडर भी रहे हैं मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के। अब हम बात करते हैं 2008 से ही। 2008 में ही राष्ट्रपति चुने गए थे मालदीव के। तो जब ये सत्ता में आए ना, 2012 में उनके खिलाफ विद्रोह छिड़ गया और उनको सत्ता से हटा दिया गया, ठीक है। बाद में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत उन्हें जेल में डाला गया। उन्हें एक सिटिंग जज की गिरफ्तारी का आदेश देने का दोषी पाया गया था। फिर क्या होता है, ब्रिटेन जाने की इनको छूट मिल गई जिससे कि वे अपनी स्पाइन का इलाज करा सकें, और 2016 में उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिल गया। 2018 में उनकी पार्टी ने जब राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली तो वो वापस मालदीव लौट कर आ गए और फिर संसद में अपनी जगह बना ली। मोहम्मद नसीद जाने जाते हैं जलवायु परिवर्तन और दूसरी बात धार्मिक कट्टरता के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। मालदीव क्या है, एक सुन्नी मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, भारतीय उपमहाद्वीप की दक्षिण पश्चिम मौजूद है और
1192 यहाँ पर अलग अलग द्वीप समूह स्थित हैं। 2008 में लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे मामून अब्दुल गयूम की हार के बाद से मालदीव में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है। तो खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है, 7 मई की ये खबर है। मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद है ना, एक बम धमाके के कारण बुरी तरह से वो घायल हो गए हैं। इस धमाके में एक ब्रिटेन का नागरिक और 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। ठीक है, और मालदीव की सरकार का कहना है ये जो हमला है आतंकवादियों ने करवाया है। तो मोहम्मद नशीद को अपने इलाज करवाने के लिए जर्मनी भेज दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि उनके ऊपर ये जो अटैक किया गया है ना, वो पॉलिटिकल वायलेंस है एक प्रकार से। यूनाइटेड नेशन का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो हम यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र इसको हिंदी में कहते हैं या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, और इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशंस। इसका नाम कैसे पड़ा? तो अमेरिका के तत्कालीन उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा इसको प्रोवाइड किया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी रूपरेखा की। इसकी रूपरेखा को तैयार करने के लिए बड़े बड़े देश, इनके प्रतिनिधि, इनका सम्मेलन हुआ था 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बार्टन ऑक्स भवन में। ठीक है, 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक ये चला था। फिर क्या होता है, करेंटली जो सोवियत रूस है ना, इसके क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन, अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ। एक सम्मेलन करते हैं और यहाँ पर वोटिंग प्रणाली पर निर्णय लिया गया था। इसके बाद होती है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की। जब इसको बनाया गया था तो इस टाइम में इसमें देश 51 लोग शामिल थे, 51 देश शामिल थे। 26 जून 1945 को जब इसका अधिकार पत्र बनाया गया था तो इसमें केवल 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसके बाद पोलैंड 51वें नंबर का संस्थापक सदस्य देश बना था। और यदि अपन करेंटली की बात करें ना, तो अभी 193 मेंबर स्टेट हैं इसके। सूडान बना था 193वां सदस्य। ठीक है, 2011 में इसने मेंबरशिप को लिया था। अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, और ये बना है मैनहट्टन द्वीप के ऊपर। अब जिस जगह में ये बना है सचिवालय स्थित है, ठीक, सचिवालय जो स्थित है ना, सचिवालय जिस भूमि पर बनाया गया था उसको रॉकफेलर ने दान किया था। ये 17 एकड़ भूमि है। ठीक है, इसका मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हो गया था। यहाँ पर इसकी पहली बैठक होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की। तो इसका जो झंडा है ना, उसका बैकग्राउंड है ब्लू कलर का। इसके ऊपर श्वेत रंग से राष्ट्रसंघ का प्रतीक बनाया गया है। राष्ट्रसंघ मतलब ये आप जो देख रहे हैं ना, इसका प्रतीक बनाया गया है। इसमें जो शाखाएं आप देख रहे हैं ये जैतून की शाखाएं हैं, वक्राकार शाखाएं हैं, ऊपर की तरफ से ये खुली हुई हैं। और इनके बीच में आप ये जो देख रहे हो गोल गोल धरती के जैसा, ये वर्ल्ड का मैप है, विश्व का मानचित्र यहाँ पर बनाया गया। यदि हम लैंग्वेज की बात करें ना, तो यहाँ पर काम 2 भाषाओं में होता है, अंग्रेजी और फ्रेंच में होता है। इसके अलावा भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जैसे कि चीनी, रसियन, अरबियन और स्पेनिश। इसके बाद यदि स्पोर्ट वाले पेज से देखें ना, तो एक खबर आई है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग से रिलेटेड। हमारी इंडिया की टीम है ना, नंबर 1 पर पहुंच गई है। इसके बाद यदि हम इसके पॉइंट की बात करें ना, तो 2914 पॉइंट इंडिया के पास हैं, और ये जो पॉइंट हैं 24 मैच खेलने के दौरान इनको मिले हैं। इसके अलावा ठीक है, इसके बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड का। इसकी रेटिंग है 120। इसके पास टोटल 2166 पॉइंट है। इसने 18 टेस्ट खेले हैं। ठीक है, अब फिर बारी आती है
यदि हम देखें ना तो फिर बारी आती है इंग्लैंड की 109 जिसकी रेटिंग है, और फिर आती है पाकिस्तान 94 जिसकी रेटिंग है।